हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर एक पज़ल जो कि ब्लड रिलेशंस के साथ होगी। तो इस तरह के जो पज़ल्स होते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट तो रहता ही रहता है, साथ में फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर उसके आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि बहुत सारे लोग ब्लड रिलेशन से बहुत डरते हैं, तो पहले ही देख करके डर जाते हैं कि इसमें ब्लड रिलेशंस के साथ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो नहीं करते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बेसिक्स बस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं पज़ल क्या है। ये पज़ल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक इसका देखते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वर्जन भी इसका मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लिखा हुआ है 8 पर्सन्स ABCDEFG एंड H ऑफ अ फैमिली आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, सम फेसिंग आउटवर्ड टू द सेंटर। देयर आर 3 कपल्स इन द फैमिली। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि 8 लोग हैं जो किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका चेहरा सेंटर की तरफ है और बाकी के कुछ लोग हैं जिनका चेहरा बाहर की तरफ है। अब ये नहीं पता कि कितने लोग अंदर फेसिंग हैं, कितने लोग बाहर फेसिंग हैं। ओके, फिर यहाँ पे बताया गया कि एक फैमिली के ही हैं सारे लोग और इसमें 3 कपल्स हैं, मतलब 3 इसमें हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। ओके, तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपके सामने जो भी यहाँ पे आपके सामने कंडीशंस दी गई हैं उसको देख करके ही आपको बनाना होगा। इसका हिंदी वर्जन जो है ये आपके सामने है, आप इसको हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में कुछ, तो आप हिंदी में देख करके सॉल्व कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी हिंदी में लिखा होगा, टेंशन मत लीजिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। अब पहली कंडीशन पे हम आते हैं। लिखा हुआ है डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, कि डी जो है वो ए के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है। अब हमको ये नहीं पता कि ए फेसिंग किधर है, ए की फेसिंग इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। तो आप इसको अगर मतलब कन्फ्यूज़न में आप भी हैं तो आप यहाँ पे या तो 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर के चलिए, या तो इसको एक कंडीशन के तौर पे आप लिख लीजिए। और यहाँ पे एक डायग्राम तो मैं बना ही लेता हूँ सर्कल का। ओके, क्योंकि हो सकता है किसी की पोजीशन या फिर फेसिंग दी जाए तो हम उसको आसानी से बना सकें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी बैठा है ए के लेफ्ट में सेकंड पे। अब ए का पता नहीं कि ए किस डायरेक्शन में है। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप पहले से ही प्रैक्टिस ये करके रखिए कि जो कुछ भी आपको दिया जाए कंडीशन में, जब तक उसके बारे में पता ना आप उसको हमेशा यही मानेंगे कि वो इनसाइड फेसिंग है। तो उससे आपका थोड़ा सा काम ये आसान हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं बनानी पड़ेगी आपको। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे ए है, ए इस तरफ है, यहाँ पे बैठा हुआ है ए, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, ए यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि मैं इसकी डायरेक्शन मान लूँ कि मान लीजिए आउटवर्ड है, इस तरफ है। अगर ऐसे फेस कर रहा होगा तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। तो 1 2 सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है डी, मैंने डी को यहाँ पे बिठा दिया। सर्कल इस पे इसलिए लगाया है ताकि यहाँ से आपको ये समझ में आए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, ये अज्यूम्ड डायरेक्शन है। फिर लिखा हुआ है पेरेंट्स ऑफ बी सिट्स इमीडिएट टू ईच अदर, कि जो बी के पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे के आस पास ही बैठते हैं। मतलब अगर मदर आ गई तो उसके ठीक बगल उसका फादर होगा। ओके, तो जो भी बी के पेरेंट्स हैं वो क्या आएंगे, एक साथ ही आएंगे। ओके, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं कि एक साथ ही बैठेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि अगर एक इनसाइड फेसिंग है तो दूसरा आउटसाइड फेसिंग होगा, या फिर वाइस एंड वर्सा। कह रहे हैं कि ई और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब 3 लोग बैठे होंगे, मैंने कई बार बताया कि अगर 8 लोग सर्कल में बैठ रहे हैं और 3 लोगों का गैप आ रहा है, इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट में वैसे ही बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन इसको लिख लेते हैं कि ई और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ओके, ई और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे स्लैश लगाइए चाहे नहीं, क्योंकि ये आपस में इनको अपोजिट ही बैठना है, तो कोई किधर भी बैठेगा, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से, दोनों तरफ से समान ही दूरी होगी। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन हो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, फिर आगे लिखा है एच हु इज़ ब्रदर ऑफ डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर।
कह रहा है कि एच जो है, जो कि किसका, डी का भाई है, क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर, मतलब डी के ठीक राइट में बैठा हुआ है, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जब भी आप ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करें, कई बार हिंदी में हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में चूँकि प्रोनाउंस इस तरह से लिखे जाते हैं कि समझ में आ जाता है, तो प्रोनाउंस का आप बहुत ध्यान रखिएगा, उसी से आपको जेंडर का पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये तो पता है कि एच जो है डी का भाई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि डी जो है मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन जब यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन आ गया हर, कि जो एच है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ठीक राइट में, तो इसका मतलब हर का मतलब डी क्या हो गई, लड़की हो गई, मतलब ये भाई बहन है। तो हम सबसे पहले तो इसका जो बैठने का डायरेक्शन है वो बना लें कि डी कहाँ कहीं भी बैठा, मान लेते हैं डी अगर यहाँ बैठा हो, इस तरफ फेसिंग हो, तो इसके राइट में आ जाएगा, ठीक यहाँ पे एच आ जाएगा। अब बात रही ब्लड रिलेशन वाली, तो इसको हम कहीं नीचे बना लेते हैं कि जो डी है और एच है, मतलब ये एक ही लेवल पे हैं, ये प्लस और ये माइनस। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु इज़ वाइफ ऑफ एच, यानी कि बी जो है वो एफ के लेफ्ट में थर्ड पे बैठता है, और एफ के बारे में क्या बताया जा रहा है, हु इज़ वाइफ ऑफ एच, वो एच की वाइफ है। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, वाइफ के लिए ऐसे हम डबल एरो का प्रयोग करते हैं। ओके, अब बी के लिए सिटिंग जो अरेंजमेंट है उसको हम दिखा देते हैं कि बी क्या है, वो थर्ड में बैठा हुआ है लेफ्ट में। तो कैसे हम करेंगे, तो हम यहाँ पे एफ़ को बना लेते हैं। ओके, मान लीजिए इस तरफ अगर होगा इसकी डायरेक्शन, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशंस क्या हैं उनको देखते हैं। ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, आप भी सीख जाएँ। लिखा हुआ है बी इज़ फादर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कि जो बी का पिता है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो 6 कंडीशन हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए बी अगर यहाँ पे है, इसका फेस इधर की तरफ है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा होगा, जो बी का पिता होगा वो बैठा होगा। ओके, अब आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये इसका पिता यहाँ पे बैठा है, तो इसके ठीक बगल में ही बी की मदर भी बैठी होगी। ओके, कहाँ से हमने पता किया, कंडीशन नंबर 2 से। हमको ये पता है कि बी के जो पेरेंट्स हैं एक दूसरे के एक साथ ही बैठे हुए हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर बी का फादर यहाँ पे आ गया तो इसके बगल में ही तो इसकी मदर भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बी की एक तरफ मदर होगी, फिर इनके पेरेंट्स साथ में नहीं हो पाएंगे, फिर बीच में बी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है बी का फादर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके, मैं यहाँ पे नॉर्थ दिखा दूँ, वो साउथ डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड हो जाए। फिर आगे लिखा हुआ सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि जो सी है वो अपनी डॉटर इन लॉ के थर्ड में राइट पे बैठा हुआ है। ओके, तो हम आते हैं कंडीशन नंबर 7 पे। सी कहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी डॉटर इन लॉ के थर्ड में राइट में। तो सी की जो भी डॉटर इन लॉ है, ओके, इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इसके 1 2 तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर, कि जो जी है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी ग्रैंड डॉटर के राइट में सेकेंड पे बैठा हुआ है। तो हमको नहीं पता जी की ग्रैंड डॉटर कौन है, तो हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं, जी की कोई भी ग्रैंड डॉटर होगी उसके राइट में। अब राइट में इधर होने के लिए हम ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, इसके राइट में सेकंड पे जी बैठा होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बी एंड डी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ जी, कि बी और डी वही डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं जो कि जी फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए कि बी डी और जी इन सब की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। फिर लिखा हुआ है डी इज मदर एंड जी सन इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन, कि जो यहाँ पे डी की मदर है, ओके, डी की मदर और यहाँ पे लिखा हुआ जी का सन, ये क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। लिखा हुआ डी इज़ नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, कि जो डी है वो जी की ग्रैंड डॉटर नहीं है। ओके, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डी जो है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है जी की। ओके, ये आप इसको ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं। ओके, तो ये तो सारी कंडीशंस हो गई। अभी हमने कुछ भी समझा नहीं, या फिर अभी तक जो हमको मिलना चाहिए तो वो भी कुछ मिला नहीं। थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी मिली है यहाँ पे, मतलब कि एक आपको ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ पता चला है। बाकी आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस ही आती हैं, आप कैसे कंडीशंस को सॉल्व करें। देखिए, आपको कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके बारे में एक आपको डायरेक्शन पता हो फिक्स, या फिर उसकी पोजीशन पता हो फिक्स, नहीं मिला।
तो हम क्या करें, हम पॉसिबिलिटी से शुरुआत कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी आप कहाँ से ले सकते हैं, पहली वाली कंडीशन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि ए को हम मान लेते हैं कि ए का जो फेस है वो कैसा है, इनसाइड है। एक हमको ऐसा डायग्राम और बनाना पड़ेगा। अब वो डायग्राम हम ऐसे यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, उस डायग्राम में हमको ए को दिखाना पड़ेगा कि ए जो है आउटसाइड फेसिंग है, और दोनों को हम साथ में लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर ए यहाँ पे होगा तो ए के लेफ़्ट में डी है, तो ए के लेफ़्ट में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आ जाएगा डी। यहाँ पे ए के लेफ़्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, और कंडीशंस को अगर हम पढ़ें, चौथी कंडीशन क्या है कि डी के इमीडिएट राइट में कौन है, एच। ओके, अब डी के इमीडिएट राइट में एच है, तो डी की हमके बारे में पता नहीं कि डी की डायरेक्शन किधर है, इनसाइड है या फिर आउटसाइड। तो अभी इसको हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये पता है कि एच यहीं कहीं ना आएगा। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ, ई और एफ के बीच में 3 का गैप है, तो आपके सामने कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ई और एफ को लेकर के, गैप को लेकर के। लेकिन अगर आप देखें तो इनके सामने केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो ई और एफ यहाँ पे होगा, या तो ई और एफ यहाँ पे होगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पे तो ई एफ आ नहीं पाएगा, डी और ए पहले से ही है। फिर आगे हम देखते हैं, एफ से फिर बी कनेक्टेड है, फिर बी से उसके मदर फादर कनेक्टेड हैं, फिर सी की डॉटर इन लॉ के बारे में बात हो रही है, जी की ग्रैंड डॉटर के बारे में बात हो रही है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो आप आगे कहाँ से बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप जो ये कंडीशन नंबर 3 है इसको लेकर के चलिए। मैंने शुरुआत में बोला नहीं था, वरना बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते। ये बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटी वाली पजल आपके सामने रखी है मैंने। तो अब अगर ई और एफ को लेकर के चलिए तो यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस होंगे। अगर मैं केवल पहले डायग्राम में लेकर के चलूँ, अब आप ऐसे समझिए कि ई और एफ की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। ई और एफ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और मैं यहाँ पे केवल एक पॉसिबिलिटीज़ एक बार में ही लेकर के चल सकता हूँ। इतने डायग्राम बनाने की एग्ज़ाम में जगह नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए एफ को यहाँ पे रख लिया हमने, ई को यहाँ पे रख लिया। ओके, अगर ऐसा किया तो अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं। जैसे एच यहाँ पे आ जाएगा, हमको पता है क्योंकि डी के बगल में आना है। अब एच जो है वो क्या है, डी के राइट में है, तो डी के राइट में होने के लिए डी को बाहर की तरफ फेस करना होगा, तभी इसके राइट में एच आएगा। ये बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है कि एफ के लेफ्ट में थर्ड पे बी है, तो अगर मैं थर्ड पे चलूँ यहाँ से तो 1 2 तीसरे पे यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, 1 2 तीसरे पे यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। मतलब दोनों ही जगहें खाली हैं बी को लेकर के, बी को लेकर के दोनों जगहें खाली हैं। तो मतलब एफ़ की फेसिंग किधर हो सकती है, एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं कि एफ़ किस तरफ फेस कर रहा होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेकर के चलता हूँ कि मान लेता हूँ मैं एफ़ जो है इस डायरेक्शन में फेस कर होगा, आउटसाइड। तो एफ़ के यहाँ पे लेफ़्ट में बी है, तो लेफ़्ट इधर होगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, बी आ गया। ये बी की पोजीशन जो है वो आपकी फ़िक्स हो जाएगी। अब अगर बी की पोजीशन यहाँ पे फिक्स होती है तो आपको ये पता चलता है कि जी और सी में से कोई ना कोई यहाँ बैठेगा, जी और सी में से कोई ना कोई यहाँ बैठेगा, एक जगह कोई ना कोई बैठेगा, और तो कुछ रहा नहीं। बाकी अब आप यहाँ से अगर लेकर के चलिए, कोई भी आपका सामने बैठ रहा है आपके सामने, तो आपको यहाँ पे जो बी को लेकर एक कंडीशन है उसको अगर आप लेकर के चल रहे हैं कि बी के बगल में उसका फादर बैठा हुआ है, बी के इमीडिएट यहाँ पे लेफ़्ट में उसका फादर बैठा हुआ है, तब बी की हमको डायरेक्शन नहीं पता, बी की डायरेक्शन क्या है। लेकिन कंडीशन नंबर 9 क्या कहती है, बी डी और जी की सेम डायरेक्शन है। मतलब डी अगर इधर है तो बी भी बाहर की तरफ फेस कर रहा होगा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि बी का जो यहाँ पे फादर होगा वो कौन होगा, ई होगा। ओके, ये हमको पता चल सकता है इस कंडीशन के अनुसार। या फिर एरो को मैंने उल्टा दिखा दिया, ऐसे दिखाते हैं। ओके, अब अगर बी का फादर ये हो गया तो इधर हम आएंगे तो जी या सी में से कोई ना कोई एक बी की मदर होगी। ओके, अब हमको आगे कैसे बढ़ना है, अब इस जी और सी में जो हमने पॉसिबिलिटी लेकर के रखी है, हम इसको अगर एक डायग्राम में बनाएं, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं जी है, यहाँ पे सी है, तब क्या होगा, आपको कंडीशंस देखनी होगी कि यहाँ पे क्या लिखा है, जी की ग्रैंड डॉटर के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है जी। तो अगर हम इधर से आएँ तो इधर से अगर हम आएंगे तो ये तो बी पड़ेगा। ओके, तो बी जो है अगर यहाँ पे आप देखिए ई इसकी मदर है, तो अगर यहाँ पे हम इसका फादर है तो यहाँ पे जी इसकी मदर हो जाएगी। तो ये ग्रैंड डॉटर तो होगी नहीं, तो इधर ही हम आएंगे तो ये डी आ जाएगा। कंडीशन नंबर 11 क्या कहती है, जी कभी भी ग्रैंड डॉटर हो नहीं सकती। तो यहीं से हमको ये समझ में आता है ये तो सही नहीं होगा, जी इधर नहीं हो सकता, तो हम रख देते हैं सी को और यहाँ पर रखते हैं जी को। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा,
तो अगर हम ये कंडीशन रखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर आता है तो ये सी अब इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी बी की। अगर ऐसा होता है तो जी अगर यहाँ पे है तो ये किसके किसके सेकंड में आता है, तो आप ये देखिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको एक कंडीशन पता है कि ई और एफ के यहाँ आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर एफ इधर है तो ई इधर होगा। तो अगर हम इधर से आएंगे सेकंड पे आएंगे तो ई के लेफ्ट में जी पड़ेगा, और इधर से आएंगे तब भी ई के एफ के लेफ्ट में ही जी पड़ेगा, मतलब जी किसी के सेकंड में राइट पे नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी और सी की ये दोनों ही जो जगहें हैं वो फुलफिल नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी की जो कंडीशन हमने रखी थी वो सही नहीं है। ओके, मतलब बी यहाँ पे नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि एफ इनसाइड फेसिंग हो और इस अनुसार बी यहाँ पे हो। तब फिर से वही कंडीशन आपके सामने आएगी कि अगर बी यहाँ पे होगा तो ये डी के समान ही फेस करेगा। ओके, डी अगर इधर है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। मतलब ये फादर और ये इसकी मदर। लेकिन आपको ये पता है कि डी और एच जो हैं वो आपस में भाई बहन है, ना कि वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बी की ये पोजीशन भी सही नहीं। इसका मतलब हमको एफ की जो पोजीशन में रखी थी वही सही नहीं है। ओके, देखिए कितना सारा हमने पॉसिबिलिटी लिया तब जाकर के कुछ समझ में आया। तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब इसका मतलब एक ये हो सकता है कि ई यहाँ पे हो और एफ यहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर से वही सारी फिर से पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको राहत ये मिलेगी, 1 2 3 इधर आएंगे तो यहाँ पे तो डी आ गया, और अगर डी यहाँ पे है फिर से वही कंडीशन है कि डी यहाँ पे है तो एच को यहाँ पे होने के लिए डी को बाहर की तरफ देखना होगा। अगर ऐसा होता है, अब इधर से आइए तो 1 2 3 यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे देखिए डी है। मतलब जो पांचवी कंडीशन है कि एफ के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे बी आएगा, किधर से भी बी नहीं आ सकता, मतलब ई और एफ ये भी सही नहीं है। फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि एफ यहाँ पे हो और ई यहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि एच यहाँ पे होगा। अगर एच यहाँ पे होगा और ये इसके डी के राइट में है तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा। अब अगर ऐसा हो रहा है, ओके, तो हम अब बी की कंडीशन देखें तो 1 2 3 इधर तो ए है, इधर से आए 1 2 3 मतलब बी यहाँ पे आएगा। अगर बी यहाँ पे आएगा तो एक ही कंडीशन है, तो इसका मतलब एफ को किधर फेस करना होगा, लेफ्ट होने के लिए अंदर की तरफ। इसका मतलब ई किधर फेस करेगा, बाहर की तरफ। और बी और डी की कंडीशंस क्या हैं, सेम है, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो बी जो है अंदर की तरफ फेस करेगा। ओके, मतलब आपको ऐसे ही ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लगानी है, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एच की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, बाहर की तरफ। शायद यहाँ पे लिखा नहीं, पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये दोनों क्या हैं, डी और एच जो हैं फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, कि डी और एच जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बचे केवल जी और सी। फिर से जी और सी हम ऐसे अगर रख लें, यहाँ पे जी को रखें। अगर हम जी को यहाँ पे रखते हैं तो हम 1 2 पे आएँ तो इधर से तो लेफ्ट पड़ रहा है और डी वैसे भी इसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है। इधर से हम आएँ तो इसके राइट में जी पढ़ रहा है। ओके, जी इधर पढ़ रहा है। और अगर हम बी को लेकर के देखें अब क्या होता है, तो ई जो है इसका फादर हो जाएगा लेफ्ट में और ए इसकी मदर। चलिए ये कंडीशन हम लगा लेते हैं, ए इसकी मदर हो गई और ये ई क्या हो गया, इसका फादर हो गया। अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन देख रहे हैं कि अगर ये जी जो है इसकी क्या, इसका क्या है, मतलब ये ग्रैंड डॉटर है बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और इसके एक ऊपर और क्या जाएगा, जी जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह रहे। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए जी है, अब उसके नीचे अब ए होगा या ई होगा हमको नहीं समझ में आता है, हम यहाँ पे केवल ऐसे सिम्बॉलिकली ही लिख लेते हैं। ओके, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, बी आएगा। ओके, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं सी को लेकर के देखें, अच्छा जी की डायरेक्शन ये नहीं होगी, जी की डायरेक्शन कैसे होगी, आप कंडीशन नंबर 9 के अनुसार देखेंगे तो ये इनसाइड होगी। सी को लेकर के देखिए कि सी जो है थर्ड बैठा हुआ है अपनी डॉटर इन लॉ के राइट में। ओके, यही कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। तो अब इसको आप देखिए, सी अगर यहाँ पे तो इसके थर्ड में 1 2 3 यहाँ पे ए आ जाता है। ओके, या फिर इधर से आइए 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाता है, डी आ जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन इसके राइट में आ रहा है। डी से आप देखिए तो सी लेफ्ट में पड़ेगा, ए से देखेंगे तो ये सी आपका राइट में पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है। अब ये अगर डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी, जी के साथ होगी। ओके,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, मतलब ये क्या है, फीमेल है तो ये मेल होगा। ओके, मतलब ए क्या हो गई, इसकी डॉटर इन लॉ हो गई। अब ये जो कंडीशंस हैं उनके अनुसार तो देखिए सारी चीज़ें सही चल रही हैं, इसमें अभी तक कुछ भी गड़बड़ी ऐसा नहीं फेस हुई है। अब आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ पे आपके सामने अब कंडीशन क्या लिखी हुई है, देखिए एक लिखा हुआ है डी की मदर और जी का सन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जी का सन कौन है, ई है। अभी तक हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है, हमको ये पता है दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक ही फैमिली के हैं। दो पेयर हमको यहाँ पे मिला, मतलब दो कपल्स यहाँ पे मिले, एक कपल यहाँ पे है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा इसको हमको देखना है। तो हमको ये समझ में आता है कि डी की कोई मदर है, ये हमको यहाँ से समझ में आता है कि डी की कोई मदर है। फिर और क्या समझ में आता है, जी का एक बेटा भी है। ओके, अब इसको कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ये जो लेवल है ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये ठीक क्या जी के नीचे कनेक्ट होगा या फिर उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उसमें कनेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डी को नीचे कनेक्ट करें, हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं, दिया भी नहीं गया है, हो सकता है ऐसा कि ये जो डी हो ये यहाँ पे कनेक्टेड हो, मतलब ये जो ई और ए हैं इनकी बेटी हो डी, ऐसे हम लिख देते हैं। ओके, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एक बात आपको ये याद रखनी होगी कि जो डी है वो जी की ग्रैंड डॉटर नहीं है। और यहाँ पे तो हमने देखा था कि ये इसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, यहाँ पे बी आ गया था, वो तो बैठने की कंडीशन में था, लेकिन ये इसके रिलेशन की कंडीशन में दिया गया है कि डी जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर नहीं है। लेकिन अगर आप डी को यहाँ पे रखिए फिर एच को रखिए तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता चलता है कि ये डी जो है जी की ग्रैंड डॉटर हो जाती है। इसका मतलब डी तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर डी और कहाँ पे आ सकता है। अब डी और कहाँ पे आएगा, तो डी आपका आ सकता है इसी सेम लेवल पे। कैसे डी आ सकता है कि आप यहाँ पे डी को बिठा दीजिए, फिर यहाँ पे एच आ जाएगा और एच के साथ ही यहाँ पे एफ आ जाएगा। ओके, इस सेम लेवल पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो डी की मदर कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, और जी का सन कौन हो जाएगा, ई भी होगा और एच भी होगा। तो ई और एच देखिए दोनों बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सी जो है मतलब जो डी की मदर है वो क्या है, वो भी बाहर की तरफ ही फेस करेगी। ओके, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो हमारी ब्लड रिलेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है, और जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसमें और अब कोई पॉसिबिलिटी जैसी चीज़ बची नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे होंगे कि ई और एफ यहाँ पे रखा है, इसका उल्टा भी कर सकते थे। ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, दूसरे की तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पे ई को रख देते हैं और यहाँ पे एफ को रख देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में एच यहाँ पे होगा, तो ई जो डी की पोजीशन है वो अंदर की तरफ होगी, तो एच बाहर हो जाएगा। अब बी कहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 इधर तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 हम यहाँ पे बी को रखेंगे। बी लेफ्ट में होगा तो मतलब एफ कहाँ पे होगा, इस तरफ बाहर की तरफ फेस करेगा, और जो बी है वो डी है की सेम डायरेक्शन है, तो ये इधर की तरफ फेस करेगा और ये अंदर की तरफ फेस करेगा। बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा जी या सी में से कुछ भी, यहाँ दोनों पे। और आपको ये पता है कि बी के लेफ्ट में उसके फादर आ रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो सी है वो क्या है, फीमेल है, तो सी तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे सी आएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफ़िल होती है कि जी यहाँ पे आ जाए और सी यहाँ पे आ जाए, जी की पोजीशन भी इनसाइड हो जाएगी, तब आप क्या समझेंगे कि आपको जी की जो पोजीशन उसको और क्लियर करना होगा। कैसे कि जी जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर के राइट में लेफ्ट में आ रहा है। तो अगर मैं 1 2 पोजीशन यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे ई है लेकिन ई के लेफ्ट में यहाँ पे यहाँ पे राइट में आ रहा था, तो ये इसके लेफ्ट में आ रहा है। इधर 1 2 पे आएंगे एफ, तो एफ के भी लेफ्ट में जी आ रहा है, मतलब राइट की तरफ से आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, जी की डायरेक्शन कहीं से पहुंच ही नहीं रही है, दोनों ही तरफ से लेफ्ट में ही जी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत है। ओके, ऐसे ही आप आउटसाइड वाला खुद से बना करके देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसी गलतियाँ मिलेंगी। और आप मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ये पज़ल आपकी है, लेकिन इस तरह की जब पज़ल आप खुद से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ये समझ में आता है कि अगर आप इतनी हार्ड पज़ल कर सकते हैं तो एग्ज़ाम में तो बहुत आसान पज़ल आपकी आएंगी, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो आपको ये पज़ल कैसी लगी, आप इस पज़ल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, देखिएगा उनको कितना समय लगता है इस पज़ल को सॉल्व करने में और कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, और आपको कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पज़ल कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ही लगी है तो पज़ल को लाइक करिए और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।